नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 10 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन के तरफ और टॉपिक के तरफ। और आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग अगर इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ से एग्री करते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि आज के कितने सुर्खियां हैं जिस पे हम बात करेंगे। वो हैं 6 सुर्खियां। पहला है ओपन स्काई समझौता, दूसरा है आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त विवाद पे भी चर्चा होगा, और तीसरा रहेगा हम लोगों का भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के बारे में, और चौथा रहेगा कुवैत में एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी पे, और पांचवा रहेगा एफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, और हम लोग का लास्ट रहेगा मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रुबेला की समाप्ति। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मालदीव और श्रीलंका में खसरे तथा रुबेला की समाप्ति पे। दोस्तों ये चर्चा में क्यों आया? तो चर्चा में इसलिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और श्रीलंका वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। कौन से देश बने हैं? तो बने हैं श्रीलंका और मालदीव। तो इसके प्रमुख बिंदु पे अगर हम लोग बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रुबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रुबेला वायरस अस्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया, तो उसको खसरा और रुबेला वहाँ पे समाप्त माना जाएगा। दोस्तों तो श्रीलंका और मालदीव में 3 सालों में एक भी मामला खसरा का और रुबेला का नहीं आया है। चलिए देखते हैं खसरा और रुबेला क्या है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि मालदीव के खसरे का आखिरी मामला जो है 2009 में, रुबेला का अंतिम मामला स्थानिक मामला वर्ष 2015 के सामने आया था। वहीं जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला 2016 में और रुबेला का अंतिम स्थानिक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। भारत ने विश्व के सबसे बड़े खसरा रुबेला MR उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 9 महीने से 15 वर्ष तक की आयु के 410 मिलियन बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों खसरा क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित रोग होता है जो कि मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग विशेष रूप से मोरबिली वायरस के जीन्स पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से होता है। इसके लक्षण बुखार, खांसी और आँखों का लाल हो जाना आदि शामिल है। WHO के अनुसार खसरे का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और अधिकतर लोग 2 से 3 सप्ताह में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुपोषण से पीड़ित बच्चों और कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले मतलब जिनकी कम इम्यूनिटी होती है, उनको खसरा गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसमें अंधापन, मस्तिष्क के सृजन और निमोनिया आदि भी शामिल हैं। खसरे को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। और रुबेला क्या है? अगर रुबेला की हम लोग बात करें तो रुबेला को जर्मन खसरे के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है।
हालांकि इसके लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। वायरस जनित रोग है, हालांकि इसके लक्षण काफ़ी सामान्य होते हैं। वायरस श्वसन मार्ग के माध्यम से प्रेषित होता है और इसके लक्षण सामान्य संक्रमण के 2-3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूबेला उन अजन्मे शिशुओं के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है जिनकी माताएं गर्भावस्था के दौरान इस रोग से संक्रमित हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज। तो दोस्तों, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज जो है ये क्या है, अगर इस पर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों आया, अगर इस पर हम बात करें तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज अर्थात कम किराए वाले आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रमुख बिंदु क्या बनते हैं, तो इस योजना के तहत वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित आवासीय परिसर को 25 वर्षों के समझौतों के माध्यम से किफ़ायती किराए के आवासीय परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। दोस्तों, योजना की शुरुआती चरण में लगभग 3 लाख लोगों को शामिल किया जाएगा। तकनीक नवाचार अनुदान के रूप में इस योजना पर 6000 करोड़ रुपए की धनराशि भी खर्च होने का अनुमान है। इससे कौन लाभान्वित होंगे, कौन इस योजना का लाभ पाएंगे, इसको अगर हम लोग देखें, इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, आतिथ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्य करने वाले व्यक्ति, घरेलू व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण या अन्य क्षेत्रों में लगे अधिकांश लोग, कामगार, विद्यार्थी आदि लक्षित समूह को शामिल किया गया है जो बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहर में से आते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 14 मई 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में शहरी प्रवासी गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, योजना का महत्व की अगर बात हम करें तो योजना का महत्व ARHC के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते किराए वाले आवासीय उपलब्धता हो सकेगी और ARHC के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। ARHC द्वारा लोगों के अनावश्यक यात्रा वहन तथा प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली पड़े आवासीय को किफ़ायती उपयोग के लिए ARHC के कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत खाली पड़ी ज़मीन पर ARHC का निर्माण करने से विकास करने की दिशा में निर्माण इकाई के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा और यह योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करेगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक, वह है कुवैत में एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी। दोस्तों, ये क्या है अगर हम इस पे बात करें और ये चर्चा में क्यों आया, तो ये चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी विधायी समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल को मंजूरी दे दी है और इसके प्रमुख बिंदु ऐसे हैं कि ड्राफ्ट एक्सपैट प्रवासी कोटा बिल कुवैत में प्रवासी की संख्या को सीमित करने से संबंधित है और ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल एक संवैधानिक बिल है, अतः इसे संबंधित समिति को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि आगे एक व्यापक योजना बनाई जाए। एक्सपैट बिल के प्रमुख प्रावधान देखेंगे। एक्सपैट बिल के प्रमुख प्रावधान, तो बिल के अनुसार भारतीय की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और मसौदा कानून के तहत प्रवासियों की संख्या पर एक सीमा आरोपित की जाएगी तथा प्रवासियों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 5% की कमी की जाएगी
और कुवैत के प्रधानमंत्री सहित कानूनविद और सरकारी अधिकारी कुवैत की आबादी को 70% से 30% तक कम करना चाहते हैं। दोस्तों, कुवैत की जनसंख्या में कुवैत में भारतीयों व प्रवासी समुदाय की जनसंख्या 1.45 मिलियन है। यह कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। लगभग 28,000 भारतीय विभिन्न सरकारी नौकरियों जैसे नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। अधिकांश भारतीय लगभग 5 लाख निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। कुल भारतीय प्रवासियों में लगभग 1.16 लाख करोड़ आश्रित हैं, जिनमें लगभग 60,000 छात्र भी शामिल हैं। और देखते हैं भारत के लिए योगदान के बारे में बात। तो कुवैत भारत के लिए प्रेषण का एक शीर्ष स्रोत है। वर्ष 2018 में भारत ने कुवैत से प्रेषण के रूप में लगभग 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, भारत पर निर्णय के संभावित प्रभाव की अगर बात करें तो बिल के अनुसार भारतीयों की कुवैत में आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कानून को लागू किया जाता है तो इससे 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से वापस भारत आना पड़ेगा। आगे की बात करें तो भारत को खाड़ी देशों के साथ सहयोग के नए क्षेत्र यथा स्वास्थ्य सेवा, दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल कम विकसित देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको होगा, वहां से आप हासिल कर सकते हैं इस PDF को। तो चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों, कि फारस की खाड़ी क्षेत्र 8 देशों बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा फारस की खाड़ी के आसपास की भूमि साझा की जाती है। खाड़ी सहयोग परिषद UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत GCC के सदस्य हैं। और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की अगर बात करें हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो फारस की खाड़ी के देशों में ईरान, इराक, कुवैत, UAE और सऊदी अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य हैं। दोस्तों, अगला देखते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। ये क्या है? तो दोस्तों, ये चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लगभग 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसके प्रमुख बिंदु ऐसे हैं। देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किसी संपत्ति को जब्त किया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा संपत्तियों को जब्त करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अधिकृत किया गया है। इन संपत्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत किया गया है। दोस्तों, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई में प्रतिष्ठित इमारत समुद्र महल, अलीबाग में समुद्र किनारे फार्म हाउस और भूमि जैसलमेर में एक पवन चक्की, लंदन में एक फ्लैट, संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट, बैंक जमा तथा शेयर शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नीरव मोदी की 2,348 करोड़ रुपए की संपत्ति संलग्न जब्त कर ली गई है। वर्तमान में नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन में गिरफ्तार होने के बाद ब्रिटेन की जेल में बंद हैं। कानून का क्या उद्देश्य है अगर हम बात करें इस पर, तो वर्ष 2018 में इस कानून को लाने का मूल उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। और क्या है आरोप नीरव मोदी पे? तो नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस शाखा में 2 अरब डॉलर से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाया गया है। और नीरव मोदी को 5 दिसंबर 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, नीरव मोदी नीलाम होगी संपत्ति नीरव मोदी की। तो दोस्तों, नीरव मोदी की संपत्ति को
FEO अधिनियम के सेक्शन 12, 2 और 8 के तहत जब्त किया गया है। FEO अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को आदेश जारी होने के 90 दिन बाद नीलामी के लिए रखा जाता है। नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी कोष या अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। तो देखते हैं अगला टॉपिक, वो है आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त विभाग। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त विवाद के बारे में अगर हम बात करें, वो है चर्चा में ये क्यों आया। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य के नेता अतुलरी रामकृष्ण दायर अलग अलग याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई करने और निर्णय देने की बात की है। गौरतलब है कि बीते माह 10 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1994 के आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब इस मुद्दे पर सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ निर्वाचन कराना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA में राज्य निर्वाचन आयोग सेक्शन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था और राज्य निर्वाचन आयोग भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या होता है, अगर इस पर हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र के निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, जिला पंचायतों, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव के संचालन के लिए किया गया है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन तथा निर्वाचन नामावली तैयार करने के दौरान अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के कार्य राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। राज्यपाल की भूमिका इसमें क्या होगी, तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुसार राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद की अवधि तथा सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, छठवां है और आज का लास्ट है ओपन स्काई समझौता। दोस्तों, ये क्या है ओपन स्काई समझौता, आपके मन में होगा, तो देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता या ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, वह है ओपन स्काई समझौता। ये ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ान के विस्तार को बढ़ावा देता है। दोस्तों, वायु सेवा समझौता, एयर सर्विस एग्रीमेंट, भारत ने 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता किया है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इस समझौते में उड़ानों, सीटों, लैंडिंग बिंदुओं एवं कोड शेयर की संख्या से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल किए जाते हैं, किंतु यह समझौता दो देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओपन स्काई समझौता दोनों देशों के चयनित शहरों के मध्य असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा। दोस्तों, भारत की ओपन स्काई नीति भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य है कि नई दिल्ली से
5000 किलोमीटर की दूरी वाले देश एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं और आपस में उन उड़ानों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं जिसे उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित करती हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने ग्रीस, जमैका, गुयाना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि के साथ ओपन स्काई समझौते किए हैं। दोस्तों, 5वीं एवं 6वीं फ्रीडम ऑफ एयर की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय एयरलाइंस के हितों को अन्य एयर कैरियर से खतरे के मद्देनज़र संयुक्त अरब अमीरात ने यह भी उल्लेख किया है कि वह 5वीं एवं 6वीं फ्रीडम ऑफ एयर को लागू करने का इच्छुक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एयर की अवधारणा वर्ष 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है, वे विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। शिकागो कन्वेंशन वर्ष 1947 से प्रभावी हुआ था। फ्रीडम ऑफ एयर एक वाणिज्यिक विमानन अधिकारों का एक समूह है जो किसी देश की एयरलाइनों को किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्रों में प्रवेश करने एवं उतरने की विशेष अधिकार प्रदान करता है। और 5वीं फ्रीडम ऑफ एयर में दो देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार शामिल है जो अपने ही देश के शुरू या समाप्त होने वाली उड़ान का संचालन करते हैं। 6वीं फ्रीडम ऑफ एयर में गैर तकनीकी कारणों से अपने देश में रुकने के अलावा एक विदेशी देश से दूसरे देश में उड़ान भरने का अधिकार शामिल है। देखते हैं अगला, तो आगे की राह इससे क्या होगा। तो वर्तमान में द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सप्ताह में लगभग 1068 जो हैं उड़ानों को संचालित की जाती है। इसलिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात को एक ओपन स्काई नीति बनाने की आवश्यकता है जो भविष्य में भारत को एक वाणिज्यिक केंद्र बनने में मदद करेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू, धन्यवाद।